है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो फ्लक्स क्या होता है, यहां पर अगर फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो अगर यहां पर अगर एंगल के फॉर्म में लिखे डॉट आया तो कॉस आएगा, तो BDA cos थीटा आ जाएगा। अगर टोटल फ्लक्स निकालोगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो phi b का इंटीग्रेशन phi b हो जाएगा, और यहां पर B डॉट DA आ जाएगा जब एरिया वेक्टर आप छोटा लोगे। लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन में एरिया वेक्टर ही दे रखा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B डॉट A। अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या लगाओगे, cos थीटा। कभी कभी लूप दे देता है और उस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n दे देता है, तो कुछ नहीं करना है, फ्लक्स में NBA cos थीटा कर देंगे, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो ये लगाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। उसके बाद कोई पूछेगा कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी था, वैसे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, वेबर। अगर मैं एक वेबर किसके बराबर होता है, तो एक वेबर होता है आपका टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर। डायमेंशन को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ml स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -1, क्योंकि आपके नीट के सिलेबस में यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है, तो आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ सकता है, तो एक बार इसको याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊं तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो देखो फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो phi b क्या है, BA cos थीटा है। तो अगर थीटा को 0 रखते हो तो cos 0 पे मैक्सिमम होता है 1 होता है, तो यानी मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, BA हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स बोलेगा कितना होगा, तो BA होगा। थीटा के किस वैल्यू के लिए होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 होगा। तब कहेगा कि 0 फ्लक्स कब होगा, तो जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उस केस में आपका 0 फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर मान लो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल बनता है, तो वो एंगल आपके एग्जाम में दिया रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, BA cos थीटा से निकालेंगे। अब एक बार इसको खूब प्यार से देखिए, याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फार्मूला अगर phi b बराबर BA cos थीटा, यानी B ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, ठीक है। इसमें फैराडे लॉ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर है, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, एंगल दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, उसका यूनिट क्या होता है, ये सब क्लियर होगा सबको। फैराडे लॉ क्या होता है, तो देखो फैराडे का 2 लॉ होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे KVL और KCL किस पे बेस्ड होता था, KVL बेस्ड होता था बेस्ड ऑन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और KCL किस पे था, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कहेगा कि फैराडे लॉ या लेंज लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखना बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या लेंज लॉ भी किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नीट का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, आपसे बोलेगा कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स लिंक विद एनी लूप देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF। यानी देखो फ्लक्स अगर आपका फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, जनरेट होगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब होता है या तो फ्लक्स मान लो कि पहले 5 वेबर दिया है, 5 वेबर से अब 4 वेबर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। मान लो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, 5 वेबर है और 5 वेबर ही रह गया, तो उसमें इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया, फ्लक्स चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, जनरेट होगा। तो पहला स्टेटमेंट यही है। तो फैराडे का लॉ कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिर्फ ये बोल देना एक लाइन में कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, जनरेट होगा। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि फैराडे लॉ कह रहा है कि फ्लक्स अगर आपका चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। तो बस फैराडे लॉ में लेंज लॉ क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, यानी फ्लक्स घटेगा तो लेंज लॉ क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा। फ्लक्स कम होगा तो लेंज लॉ उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। कम ज्यादा होगा तो कम करेगा, बस इसको अपोज करता है। दूसरा फैराडे का ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ आपका क्या कहता है कि इंड्यूस्ड EMF विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स, ये लेंज लॉ का स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंड्यूस्ड EMF के। तो इस पे आपके क्वेश्चन भी पूछेगा फ्लक्स
दे देगा और कहेगा टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करके आप क्या करोगे, जिस टाइम पे पूछा है उसकी वैल्यू रख दोगे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। दूसरा लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, माइनस क्या है तो लेंज लॉ है। पहले ये बताओ इतनी बात सबको समझ में आई। फाई क्या होता है, बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पर इंड्यूस्ड पैरामीटर यानी फैराडे का सेकंड लॉ E बराबर माइनस डी फाई बाई अपॉन में dt है। अब मैंने क्या किया, फाई की जगह ये फॉर्मूला रखोगे यानी I बराबर E बाई आर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर E की वैल्यू रखोगे माइनस डी फाई बाई dt, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई आर, इधर आएगा डी फाई बाई dt हो जाएगा। अब देखो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। करंट क्या होता है, करंट आपका होता है चेंज इन चार्ज अपॉन में टाइम। तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी हो गया बराबर ये जो है रखो माइनस 1 बाई आर डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि चार्ज किसके बराबर होगा, तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन में आर। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, चार्ज किसके बराबर हो जाएगा माइनस डेल फाई बाई आर के। तो वहीं पर लिखा हुआ है डेल माइनस डेल फाई बाई आर। डेल फाई का मतलब इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स अपॉन में आर। तो यहाँ पर जो चार्ज है इसमें टाइम का टर्म कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। तो याद रखना फैराडे लॉ में जो चार्ज फ्लो होता है वो टाइम के क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। नोट में यहाँ दे रखा है इफ लूप इज रिमूव्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लूप को रिमूव कर दे रहे हो मैग्नेटिक फील्ड से तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा बी डॉट ए। लेकिन लूप को टर्न अराउंड इन मैग्नेटिक फील्ड देन क्या हो जाएगा एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो डेल्टा फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2BA। तो एक बार इस स्लाइड को देखो, अपनी भाषा में बताओ फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। वेरी गुड। लेंज लॉ क्या कहता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उसको क्या करेगा अपोज करेगा। हो गया लेंज लॉ खत्म। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, बॉयज में से कोई अपने मन से बोलो। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। रेट ऑफ चेंज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। बस यही बोलना था, ठीक है। उसके बाद चार्ज किसके बराबर था, तो चार्ज आपका डेल्टा फाई अपॉन में आर के बराबर था। ये क्यू है चार्ज समझना और ये फाई है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे है आपका चेंज ऑफ एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। अब मान लो कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये बताओ क्रॉस लगाया हूं तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है। तो देखो अगर एरिया को एक काम करोगे इंक्रीज करोगे, तो इंक्रीज कर रहे हो तो मान लो एरिया A1 हो गया और A2 को क्या कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो। तो बताओ अगर मैं एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं तो इससे क्या चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। वही चीज यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। अब ए श्रिंकिंग लूप, इस पे नीट में 2 क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो या क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा। तो ई इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हो जाएगा B इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये आपका रेट दिया रहता है, आर भी दिया रहता है, सब चीज दिया रहेगा, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए B इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। नेक्स्ट आओगे फाई, वही चीज बोल रहा है डेल्टा फाई डेल्टा इंड्यूस्ड बी डेल्टा। A1 क्या है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। देखो सुनो, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो एरिया इंक्रीज होने का मतलब करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज आपको पता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यानी एरिया इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एरिया डिक्रीज होगा, करंट क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। बस ये आपको मालूम होना चाहिए। श्रिंकिंग रेट क्या होता है वो मैंने बता दिया। उसके बाद देखो ये फार्मूला आया कैसे वो भी यहाँ पर समझा दिया गया है। डेल फाई बाई डी टी होता है, फ्लक्स की जगह B डॉट ए है, B कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो dA बाई dt हो गया। देखो अगर रेडियस दिया होगा तो एरिया को क्या रखोगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर B, यहाँ पर पाई कांस्टेंट होता है और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r आएगा तो 2r dr बाई dt। तो अगर ये मालूम है तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब
क्या होगा, आउटसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, और क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आओगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो देखो ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, सबको पता है कि साउथ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पोल में अंदर की तरफ जाता है। अब देखो एक यहाँ पर क्वाइल है ना, तो क्वाइल में क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, तो यहाँ पर फील्ड कॉजिंग फ्लक्स चेंज, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ पर समझो ये आपका क्वाइल है, अब समझो फैराडे लॉ पर है, लेंज लॉ पर है, तो देखो अगर यहाँ एन है, अगर इस क्वाइल को इसके पास लाओगे तो इसके पास लाओगे तो लेंज लॉ इसको अपोज करेगा, तो ये नॉर्थ पोल है, तो बताओ इस क्वाइल पे कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंज लॉ से इसको अपोज करेगा, तो अपोज करने का मतलब ये नॉर्थ पोल है, इसको इधर की तरफ लाओगे तो नॉर्थ ही बनाएगा, दूर ले जाओगे तो साउथ बनाएगा। तो उस केस में देखो अगर नॉर्थ पोल जनरेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल जनरेट करे मतलब यहाँ पर देखो डायरेक्शन क्या है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा ऐसे, यानी अगर नॉर्थ पोल जनरेट किया तो डायरेक्शन क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर आ जाओ, अगर साउथ पोल जनरेट किया मतलब मैग्नेट को आप दूर ले जा रहे हो तो साउथ पोल के डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अभी तक सिर्फ इतना समझो कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्वाइल को पास लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल आएगा, नॉर्थ पोल के कारण आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और साउथ पोल के कारण क्या बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। नॉर्थ होगा तो कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है, और साउथ होगा तो कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। अब मान लो कि इसी पे क्वेश्चन में बोलूं कि मान लो कि ये मैग्नेट है आपका, इसका ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, अगर मैं किसी क्वाइल को दूर की तरफ ले जा रहा हूं, दूर ले जाऊंगा तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, आप लोग बताओ, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दूर जा रहा है तो चाहेगा कि ये मेरे पास है लेंज लॉ से, तो हमेशा याद रखना दूर जाएगा तो अगर मान लो नजदीक आता तो नॉर्थ पोल, बस इतना याद रखना डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट आओगे तो नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब किसी इंस्टेंट पे आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछेगा तो फ्लक्स, देखो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स आएगा तो एन आ जाएगा, एंगल के फॉर्म में लिखा है तो एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस, अगर मान लो कि थीटा को ओमेगा टी दिया रहेगा तो ओमेगा टी के फॉर्म में ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब फ्लक्स को क्या किया उसने, डिफरेंशिएट कर दिया तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ एन बी ए ओमेगा आ जाएगा। कब, जब साइन ओमेगा टी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आई बराबर क्या होता है, ई इंड्यूस्ड अपॉन में आर, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसमें बताओ कोई डाउट है तो आज मैं पूछना ही भूल जाता हूँ। चलो इसको भी ये कॉस थीटा होगा, थीटा को इसने ओमेगा टी रखा है। अब ई इंड्यूस्ड की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि ई इंड्यूस्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब डी फाई बाई डी टी, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूंगा, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा। एन बी ए कॉन्स्टेंट है, एन बी ए कॉन्स्टेंट रखा, कॉस का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, साइन ओमेगा टी होता है, टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओमेगा आ जाएगा। कहेगा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो साइन ओमेगा टी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होता है, इसलिए ई नॉट क्या आ गया, एन बी ए ओमेगा आ गया। तो ई इंड्यूस्ड पता है तो इसको मैंने क्या लिखा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड अपॉन में आर, तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या रख दिया, आर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका एसी जनरेटर है, तो एसी जनरेटर का ये फिगर है, इसमें आपके दो मैग्नेट लगे होते हैं, बीच में होता है क्वाइल, तो यहाँ पर लोड लगा रहेगा, ब्रश होता है, इसमें स्लिप रिंग ये सब होता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिर्फ आपको एक ही स्टेटमेंट याद रखना है कि एसी जनरेटर क्या करता है, तो एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी जब लग देखते होगे आप लोग के यहाँ लाइट कट जाता है तो क्या बोला जाता है, जनरेटर चलाओ। जनरेटर चलाने का मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन मोटर क्या करेगा, इसका उल्टा, मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना, यानी जनरेटर का याद रखो, मोटर आएगा तो उसका उल्टा कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आओगे तो मोशनल ईएमएफ है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। मोशनल ईएमएफ क्या है समझो, यहां पर
यहाँ पर मान लो कि मोशन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देखो मान लो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट दे रखा है, एक आपका रॉड है जिसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, ये वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो बस मोशनल वेलोसिटी में आपको क्या याद रखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो वी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू एल, यानी बी वी एल याद रखोगे। क्या याद रखोगे, मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा मोशनल ईएमएफ में ई बराबर बी वी एल, आप याद रखना, बस इससे हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलो एक बार देखो इसको, यानी मोशनल ईएमएफ में आपको सिर्फ याद रखना है कि ई बराबर क्या आएगा, बी वी एल, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है वो भी दिया रहेगा, इसका लेंथ क्या है वो भी दिया रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वी एल। अब देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री होता, तो इसमें ऑटोमेटिक एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता, इसलिए साइन 91 हो जाता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ई बराबर सिर्फ बी वी एल याद रखोगे तो काम हो जाएगा। तो अगर मोशनल ईएमएफ की बात करेगा तो ई बराबर क्या याद रखोगे, बी वी एल। चले आगे, आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट आओगे तो आपका है रोटेशनल ईएमएफ। अब रोटेशनल ईएमएफ में रोटेशन का कांसेप्ट आएगा, मतलब इसको रोटेट करवाएगा, इसका लेंथ क्या है, एल है, तो दो केसेस है, यहाँ पर एक्स ए क्या है, जीरो, एक्स ए का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की वैल्यू इसने जीरो ले लिया है, एक्स बी का मतलब यहाँ पर आपका लेंथ क्या है, एल है, और ई बराबर यहाँ पर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि वही मोशनल ईएमएफ है, बस इसको ओमेगा से रोटेट करवा देगा ना, तो ईएमएफ जो होगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड केस में है, अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, यानी 20 से रोटेट करवा रहा है, तो इस केस में हाफ बी ओमेगा एक्सएल, यहाँ पर क्या था, एल स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर कर देंगे, ये आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, एक्स ए और एक्स बी दिया रहेगा। तो एक बार देखो इसको, बस उसी का स्पेशल केस है, जब ओमेगा को इस एक्सिस से रोटेट करवाएगा तो सीधे लेंथ ले लेंगे, और यहां से अगर रोटेट करवाएगा तो दोनों का डिस्टेंस जो ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, यानी एक्स बी में से एक्स ए को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी एल वी, बी वी एल, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है आपका, अब मान लो कि क्वाइल दिया है, ठीक है, तो क्वाइल के केस में देखो ये कोई क्वाइल है ना, तो क्वाइल के केस में ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसमें फॉर्मूला याद रखोगे, यानी ये वी नॉट माइनस वी सी, ये आपका ईएमएफ ही है, तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अगर आपका क्वाइल होगा सर्कुलर टाइप का तो इसको भी देखो, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा क्या है, रोटेशन, और आर का मतलब रेडियस, ठीक है। तो देखो मोशनल ईएमएफ में पहला फॉर्मूला क्या याद रखोगे, बी वी एल। दो केस था, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका यहाँ पे था तो उस केस में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में रहेगा तो हाफ बी ओमेगा एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर लगाओगे। अगर सर्कुलर टाइप होगा तो हाफ बी ओमेगा एल की जगह सिर्फ आर आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ का केस खत्म होता है। तो मोशनल ईएमएफ से भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको ये तीन जो पहला मेन फॉर्मूला था वो याद रखना है, और उसके बाद जो तीन केसेस बनाया, कैसा डायग्राम है उसके अनुसार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ में आया, सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर नहीं, देखो अभी तक आप लोग रजिस्टर के बारे में जानते हो, कैपेसिटर के बारे में जानते हो, अगर ये इंडक्टर के बारे में अच्छे से जानोगे तो जो अगला चैप्टर एसी होगा, अब वो कब स्टार्ट होगा, जब पूरी तरह से इसका क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा तब। तो उसके बाद एसी में इंडक्टर का केस आएगा, उसमें रजिस्टिव सर्किट पढ़ोगे, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ोगे और इंडक्टिव सर्किट पढ़ोगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इंडक्टर कुछ नहीं है, जैसे रजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं तो इंडक्टर को मैं किससे डिनोट करूंगा, एल से। जैसे रजिस्टर में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था, सेम वैसा ही फॉलो करेगा इंडक्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर के केस में क्या करते थे, सीरीज में सबको जोड़ देते थे ना, सबको जोड़ देते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल के केस में 1/R1 प्लस 1/R2 करते थे। वैसे ही इंडक्टर के केस में करेंगे। तो समझो इंडक्टेंस क्या है, तो जैसे इंडक्टेंस क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगा इसका, हेनरी होगा, डायमेंशन ml स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -2 हो जाएगा। अब इंडक्टेंस दो टाइप का होता है, पहला होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस और
दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस किसी एक कॉइल की वजह से होगा। मान लो एक कॉइल है, उसमें करंट आपका आई जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो L से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे वहां पर वोल्टेज और करंट में रिलेशन था, तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए R को इंक्लूड किया था। R क्या था? रेजिस्टेंस था। तो वैसे प्रकार यहाँ पर L को इंट्रोड्यूस किया, तो फाई बराबर क्या हो गया? Li। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पर मैंने इसको रखा, तो L किसी भी चीज का इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस L डी आई बाई डी टी। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है, माइनस L डी आई बाई डी टी होता है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड की बात करें, तो सोलेनोइड के केस में ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, L बराबर म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन में L, या म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए इंटू एल। यानी पर यहाँ पर n को क्या किया? n को रिप्लेस कर दिया आपका n स्क्वायर से। तो आपको ये मतलब n जो होता है वो होता है n बाई एल। तो n बाई एल का मतलब n स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है। तो जब इसको यहाँ पर सॉल्व किया ना, तो देखो L से ये के लिए यहाँ पर आ गया, तो म्यू नॉट स्मॉल n के केस में n स्क्वायर एल याद रखोगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ दिया होगा तो n बाई एल। तो दोनों फार्मूला एक बार देख लो। n क्या है यहाँ पर बोल रखा है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। L क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनोइड। और R क्या है? रेडियस ऑफ सोलेनोइड। तो ये था आपका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। इसका स्पेशल केस देखो, केस 1 है। अगर मान लो कि यहाँ पर करंट है या आपका कॉइल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंक्रीज करेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये प्लस है, ये माइनस है, करंट इधर से जाएगा, तो कॉइल क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो डी आई बाई डी टी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ई बराबर एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। केस 2 है आपका, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो उस केस में देखो ये आपका करंट क्या होगा? अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डी आई बाई डी टी यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि इसने माइनस को यहां बना दिया, प्लस को यहां बना दिया, तो ई हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। एक बार इस स्लाइड को देखो, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस आपका इंपॉर्टेंट है। पढ़ो एक बार। दो टाइप का, पहला क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? फाई बराबर एल आई, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा? फाई बाई आई। तो वही आपका क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड आपको याद करना पड़ेगा, बाकी केसेस मैंने बता दिया। अब एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर पढ़ा था, वैसे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला किसी को याद है? क्या था? हाफ सी वी स्क्वायर। अब वहां पर मैंने सी वी, क्यू वी और सी क्यू के फॉर्म में सारे फॉर्मूले दिए थे। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर क्या होगा? 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा था, हाफ एल आई स्क्वायर। एल इंडक्टेंस, आई क्या है? करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर इन इंडक्टर क्या हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। अब है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा, यानी एनर्जी डेंसिटी की बात करता है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी। तो यू बराबर क्या हो जाएगा? यू बी अपॉन में भी, यू बी अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट हो जाएगा। सिर्फ इसको याद करने से आपका काम हो जाएगा। अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले ही समझा दिया था कि जैसा रजिस्टर का काम है वैसा ही इंडक्टर का काम है। कैपेसिटर में उल्टा होता है, बस इतना याद रखना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? L1 L2 है तो L इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2। अगर पैरेलल, अगर मान लो ये है तो ये तो स्पेशल केस है, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि सीरीज है, लेकिन मैं अगर रेगुलर क्लास में पढ़े होगे तो मैं इसको कॉम्बिनेशन करके दिखवाया होता कि ये पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट L/3 हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा? तो जैसे सीरीज में रजिस्टर में 1/R1 करते थे, तो इंडक्टर में 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाएगा। दो के लिए हम लोग क्या करते थे? दोनों रजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते थे। देखो इंडक्टर का आ गया तो इसको रजिस्टेंस की तरह समझ के करोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी L1 L2 अपॉन में क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। ये सबको समझ में आ गया? ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे, तो अगर इंडक्टर सीरीज में, तो सेल्फ इंडक्टेंस खत्म हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन हो पाए, लेकिन कल के दिन में सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपका कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे मान लो कोई कॉइल है,
जैसे मान लो ये क्वाइल है ना, और ये दूसरा क्वाइल यहाँ पर है, इससे करंट मान लो I1 जा रहा है और इससे करंट आपका I2 जा रहा है। तो जो फ्लक्स मान लो इसमें ∅2 जो इंड्यूस्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, इस I1 करंट की वजह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ∅2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I1, यानी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो ∅2 बराबर क्या आ जाएगा, MI1। यही M क्या है आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो E बराबर -dφ/dt है, तो वहां पर L था सेल्फ में, तो यहाँ पर M आ जाएगा म्यूचुअल में, ठीक है। बाकी ये सब देख लो, ये सब स्पेशल केस है। यहाँ पर क्या है देखो, दो क्वाइल दे दिया है, इसका रेजिस्टेंस R दिया है, इसका रेजिस्टेंस R दिया है। कैपिटल R अगर ग्रेटर देन R से हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो देखो इस स्लाइड में जो कुछ भी है ना आपके भले के लिए है। अगर मैं स्लाइड इससे ना पढ़ाऊं लिखवाऊं तो कम से कम इसको पढ़ाने में मेरे को 2 क्लास लगेंगे, जो कि आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो आप घर पे जाके इसको देखोगे ना, एक बार नोट्स में नहीं होगा उसको लिखोगे ना, तभी फायदा करेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन में R के। अब रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो देखो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस है और यहाँ पर K अंडर रूट L1 L2। मान लो कि 2 क्वाइल दिया है, 2 क्वाइल L, यहाँ पर K क्या है आपका, कपलिंग फैक्टर होता है, और इस कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। अगर K बराबर 1 है तो देखो दोनों में कोई कपलिंग नहीं है, इसका मतलब ये अलग अलग क्वाइल होगा। अगर 0 और हमेशा K जो K की वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में होती है, ये देखो डिलेटेड है, कपलिंग ऑफ मतलब आपका कपलिंग ऑफ इंडक्टेंस डिलेटेड है। लेकिन एक बार फॉर्मूला याद करने में क्या दिक्कत है, M बराबर K अंडर रूट L1 L2। K की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, K 1 होगा तो दोनों अलग रहेंगे, K 0 होगा तो ये होगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बस ये याद रखना। देखो जैसे यहाँ पर इस वाले ये वाला केस था, वैसे यहाँ पर है, इसमें छोटा सा लेंथ L डाला हुआ है, कैपिटल L डाला हुआ है, तो सेम वही केस लगा लो। यहाँ R स्क्वायर बाई R है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बाई L। यानी हमेशा छोटे वाले का स्क्वायर करेंगे और बड़े वाले से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब है आपका इंड्यूस्ड करंट एंड एम्पिरियन फोर्स, ठीक है। देखो ये आप फॉर्मूला याद रख लेना कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखो फोर्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। आपको कुछ नहीं याद रखना है, एफ बराबर याद रखना है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। अगर मैं यहाँ पर बी एल वी लिख दूं तो ये बी एल वी क्या है, मोशनल ईएमएफ। बताया था ना, बी वी एल क्या था, मोशनल ईएमएफ था। तो बस उसने यही किया है, फोर्स निकालने के लिए ये ड्राइव किया है। तो ड्राइव करोगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर हो जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। फोर्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। ऐसे ही टर्मिनल वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के केस में आप फोर्स याद रखोगे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर।